इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो। सुन करके बहुत अच्छा लगा कि चाइना का सामान का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो नोटबंदी हुई और उसमें प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे पेटीएम करो, उस पेटीएम में जो पैसा लगा हुआ है 100 में से 40 रुपया चाइना का लगा हुआ है। जब जब आप कैशलेस इकोनॉमी के नाम पे पेटीएम करेंगे मोबाइल से, तब तक पैसा जो है वो चाइना खर्चेगा। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस के ऊपर बैन लगाने वाले सरदार वीर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसका जो खर्चा है वो 3000 करोड़ रुपया है। और मजेदार बात क्या है कि राष्ट्रवाद के नाम पे बनने वाली यह मूर्ति जिसके द्वारा बनाई जा रही है वो कंपनी चाइना की है। मैं कहता हूं कि मूर्ति बनाना अच्छी बात है। आप पटेल की मूर्ति बनाइए, अंबेडकर की बनाइए, अशफाक उल्लाह खान की बनाइए, भगत सिंह की बनाइए, जिसकी बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन जितना रुपया आप मूर्ति बनाने में खर्चा करते हैं, उतना रुपया अगर आप बेरोजगारों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दे देंगे तो हजारों युवकों को रोजगार मिल जाएगा। ये सवाल मैं आपसे करूंगा। जब चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, इससे गरीब लोगों को बहुत खुशी होगी। लेकिन जब वो चाय वाला का बेटा, जो कि चाय बेचा है कि नहीं बेचा है ये नहीं मालूम, वो आकर के देश बेचने लगा, तब लोगों को सोचना होगा कि हमने किसको वोट किया। साथियों, सबसे पहले आप सब लोग जो यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा पिछले 17 तारीख को हमारे बेगूसराय जिले के बछवाड़ा के एक नौजवान, जिनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी, साथी राजू, जो एसएसबी में कार्यरत थे, उनकी शहादत हुई है उत्तराखंड में। मैं इस मंच से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और उससे पहले लाल झंडे के एक सिपाही, गरीबों के भाई, साथी विनोद की पखतौर में हत्या करके गई, उसकी कड़ी निंदा के साथ ही मैं उनको क्रांति का इस्तकबाल करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं किसी औपचारिकता के बिना सीधे सीधे आपसे बातचीत करना चाहता हूं और एक मन का सच भी आपको बताना चाहता हूं कि जब ये सब लोग बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये कम क्यों नहीं बोलते हैं, जल्दी से चुप हो जाए ताकि मैं जल्दी से बोलूं। मुझे इतनी उत्सुकता हो रही है यहाँ खड़ा होकर के आप तमाम लोगों से बातचीत करने में, जिसको शायद मैं शब्दों में व्यक्त ना कर पाऊं। और वो बात हमारे बचपन की याद है, हमारी सच्चाई है, हमारे हिस्से का सच है, इस समाज का सच है, इस देश की सच्चाई है। यहीं इफ्ता के लोग खड़े थे, गाना गा रहे थे, अचानक से मेरा बचपन याद आया। इसी मंच पे, बगल में जो मंच है, मैं नाटक किया करता था, इफ्ता के साथियों के साथ गीत गाया करता था। न सिर्फ मेरा जन्म बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पे हुआ है, बल्कि मेरे अंदर जो भी विचारधारा आपको लगती है, उस विचारधारा की बीज भी इसी धरती पे बोई गई है। उस बीज को इफ्ता ने बोया है। मैं उसको बार बार याद कर रहा था और सोच रहा था कि कहां थे, कहां आ गए। मैं अगर कुछ बात कहूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं वो इस बात को बुरा नहीं मानेंगे। और ये बात किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, अपने दिमाग को दुरुस्त करने के लिए है, अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूं, बेशक ये लेनिनग्राद है,
बेशक ये क्रांतिकारी धरती है, बेशक वो धरती है बीहट, बेशक वो धरती है बेगूसराय जिसने अंग्रेजों के दांत को खट्टे किया है। ये धरती है जहां से सामंतवाद के खिलाफ, अमीरों की लूट के खिलाफ, बंदूकों के संगीनों के साए के खिलाफ आम आवाम के हक हुक की लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब झंडोत्तोलन हो रहा था तब हमारा झंडा फंस गया था। मैं कहता हूं कि यह झंडा फंसा नहीं है, इसको फंसाया गया है। बेगूसराय की धरती पर जो क्रांतिकारी विरासत है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की गई है। और मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, एक बार मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का एक दस्तावेज पढ़ रहा था। आरएसएस के विचारक ने कहा कि जिस दिन हम बेगूसराय में चुनाव जीत लेंगे उस दिन हम इस देश में सरकार बना लेंगे। और देख लीजिए, बेगूसराय में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस देश के अंदर सरकार बना ली। आप यदि अपने आप को कम आंकते हैं तो आप नहीं जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर कितना बड़ा हमला होने की तैयारी की जा रही है। उस हमले से यदि हमको मुकाबला करना है तो वो मुकाबले की शुरुआत बेगूसराय की धरती से होगी, इस क्रांतिकारी धरती से होगी। इस बात को मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं। और ये बात मैं जब बोल रहा हूं तो इस बात को आपको समझना होगा कि किसी भी लड़ाई की बुनियाद एकता पे टिकी होती है। इस एकता की जरूरत इस मंच के ऊपर भी है और इस एकता की जरूरत इस मंच के सामने भी है, मंच के बाहर भी है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और जब मैं एकता की बात करता हूं तो बात सिर्फ लाल झंडे की एकता की नहीं है। मेरी दाहिनी तरफ लाल झंडा है और मेरी बाईं तरफ जो पंडाल है उसका रंग नीला है। मैं लाल और नीले की एकता की बात करता हूं। मैं भगत सिंह और अंबेडकर की एकता की बात करता हूं। मैं जय भीम और लाल सलाम की बात करता हूं। और ये एकता इसलिए जरूरी है कि अगर इस एकता को नहीं किया गया, अगर शोषितों को एकजुट नहीं किया गया, एक एक करके उनके तमाम हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। अभी मैं आ रहा था मगध के क्षेत्र से गुजरते हुए तो मथुरा प्रसाद नवीन की रचना याद आ गई। जुल्मी बढ़ला तहू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा का है, मरने होते लड़कियां मर जाए। मैं समझता हूं कि इस पंक्ति में थोड़ी बदलाव की जरूरत है। पंक्ति कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जुमला बढ़लो तहू बढ़ जा, जुमला बढ़लो तहू बढ़ जा, झूठा के छाती पर चढ़ जा, लाइन में खड़ा हुए तो मरवा का है, मरने हो तो लड़ी को मर जा। क्या कहा गया? कहा गया भाइयों बहनों, काला धन आएगा और आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है। आपको आकर के कोई कहे कि आपको 15 लाख रुपया देंगे तो आपको लगेगा कि इसको वोट दे देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई में एक एक करके आपको गिनाना चाहता हूं। जब आप एसबीआई की लाइन में खड़े होते हैं, बीहट का कितना ध्वज वाला आदमी आपके साथ लाइन में खड़ा होता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब बीहट के अंदर जो पैसा वाला आदमी है वो आपके साथ लाइन में नहीं खड़ा हो रहा है तो मुझे बताइए, बेगूसराय के अंदर जो पैसा वाला आदमी है वो आपके साथ लाइन में खड़ा नहीं हो रहा है तो देश के अंदर अंबानी और अदानी कैसे लाइन में खड़ा होगा? ये सवाल आपको खुद से पूछने की जरूरत है। क्या कहा? चलो हमारा कुछ दिन को परेशानी हो जाए, पैसा वाला सब बात परेशान। सच्चाई क्या है? एक भी पैसा वाला इस देश के अंदर परेशान नहीं है। क्या कहते थे लाला रामदेव? लाला रामदेव कहते थे कि काला धन स्विस बैंक में रखा हुआ है। स्विस बैंक मतलब ऐसा बैंक जो स्विट्जरलैंड में है। और नोटबंदी करके लाइन कहां लगा दिया गया? एसबीआई के बाहर। काला धन स्विस बैंक में और लाइन कहां लगा हुआ है? एसबीआई के बाहर। काला धन किसके पास? ध्वज वाला के पास में। लाइन में कौन लगा हुआ है?
गरीब आदमी, मजदूर, किसान, छोटा व्यवसायी, आपके जैसा काम धंधा करने वाला आम गरीब गुरबा। ये क्या तमाशा चल रहा है? तमाशा ये चल रहा है कि आपके झोपड़े में आग लगा करके आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि चलिए आपका तो झोपड़ी ही जला ना, इससे जो आग की लपटें उठेगी उससे महल भी जल जाएगा। हम कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए साहब। आपने नोटबंदी की है, दिमाग बंदी नहीं किया है। और लोग अकलमंद हैं, अकल से मंद नहीं हैं। आपकी सच्चाई लोगों को समझ में आ रही है और काला धन लाने के नाम पे, भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे जो आपने इतना बड़ा घोटाला किया है उसका पर्दाफाश आप करेंगे, इस देश की जनता करेंगे, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। और पर्दाफाश कैसे हो रहा है? आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसके ऊपर जो सूद मिलता है उस सूद के दर को कम कर दिया। मतलब कि 100 रुपया जमा करने पे जब आपको 2 रुपया मिलता था सूद में, उसको घटा करके 1 रुपया कर दिया गया है। और जो पैसा वाला आदमी है, अंबानी और अडानी है, उसका 60,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। ये इनकी बेईमानी है, ये इनका सच्चाई है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी सरकार की एक नीति आई है जिस नीति के चलते गेहूं के आयात के ऊपर जो टैक्स दिया जाता था उस टैक्स को माफ कर दिया गया है। गेहूं के आयात के ऊपर टैक्स माफ करने का मतलब क्या है? माफ करने का मतलब यह है कि सस्ता गेहूं बाहर से आएगा और इस देश के अंदर जो गेहूं उपजाने वाले किसान हैं वो आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। और ये उस वक्त में किया जा रहा है जब हर 3 मिनट में इस देश के अंदर एक किसान आत्महत्या करता है। मतलब ना ये गरीबों की सरकार है, ना ये किसानों की सरकार है, ना ये मजदूरों की सरकार है। मजदूरों की सरकार कैसे नहीं है? आपके बगल में ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि बेगूसराय जिला बरौनी की धरती जिसको बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता था, वहां एक एक करके उद्योग बंद हो गए। और जो जिस दुष्प्रचार की बात नारायणा कर रहे थे, जब हम लोग छोटे थे स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे तो कहा जाता था कम्युनिस्ट वे समझ करके फर्टिलाइजर बंद कर दिया, आप रिफाइनरियों पर लग गए बंद करा। तो हम लोगों को ये बात सच लगता था। सही में चुनाव में जब जीतते हैं लाल झंडा वाले तो फर्टिलाइजर यदि बंद हुआ है तो इसके लिए यही जिम्मेवार होंगे। लेकिन हमको पता ही नहीं था कि यहाँ तो ये जीत जाते हैं लेकिन ये देश में सरकार कभी बना नहीं पाते। देश में सरकार किसकी बनी? अब की बारी अटल बिहारी बेच दिया देश चाहिए। और जब उनकी सरकार आई तो उस सरकार के समय में ये तमाम जो सरकारी संस्थान थे उसको बंद कर दिया गया और घाटे में बता करके उसको बंद कर दिया गया, उसको बेच दिया गया। और ये लोग दुष्प्रचार ये किए कि कम्युनिस्ट पार्टी बंद करना। कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है, लाल झंडा के लोग लड़ते हैं कि मजदूरों को उनका हक दिया जाए। खेत के अंदर जो काम करने वाले, खुरपी कमौनी करने वाले जो खेतीहर मजदूर हैं उनको उनका हक दिया जाए। फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको उनका हक दिया जाए। और जो काम का घंटा है उस काम के घंटे को कम करके उनको अपना जीवन आत्मसम्मान से सही तरीके से जीने का हक दिया जाए, इसके लिए लड़ाई होती है। लेकिन मामला पूरी तरीके से पलट दिया गया। कहा क्या गया कि यही लोग बंद कराएंगे। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, उल्टे चोर कोतवाल बनाते। आजकल मोदी जी यही काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में जाकर के विपक्ष को सवाल पूछने के लिए देशद्रोही बता रहे हैं। साहब, जब नोटबंदी हुई है, दिमाग बंदी नहीं हुई है तो लोग सोचेंगे, सवाल पूछेंगे और अपने हक हुक को लेकर के सड़कों पे उतरेंगे। आपको देशद्रोही कहना है कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, यही हमारा कमिटमेंट है। और इस सवाल को लेकर के जब उनसे कहा गया कि आप पार्लियामेंट में आकर के जवाब दीजिए तो मोदी जी बोले
हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई साहब, इससे ज्यादा बरगोला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई नहीं बना, और वो कहता है हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। जो काम ही एक ही कर रहा है, घूम घूम करके बोल रहा है, और वो कहता है हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बोलता क्या है? मन की बात। साहब, मन की बात तो कर रहे हैं, ये बताइए कि काम की बात कब करेंगे? और काम की बात ये है कि आप इस देश के अंदर जो भी नीति लाते हैं, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, चाहे वो किसान आत्महत्या कर रहे हो, और गेहूं के आयात पे जो आपने टैक्स माफी की है उसका सवाल हो, चाहे इस देश के अंदर जो नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा का सवाल हो, जो पत्रकार हैं उनको मिनिमम वेज देने का सवाल हो। और आजकल एक नया कानून सरकार लाने जा रही है। उस कानून के तहत आप जब हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। इसका चक्कर ये है कि जितना छोटा छोटा कंपाउंडर लोग, डॉक्टर लोग इस देश के अंदर हॉस्पिटल चला रहा है, उस हॉस्पिटल को बंद करके बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा, जहां पे गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। अगर इलाज कराने के लिए जाएगा, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, अपना गहना गिरवी रखना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है। ऐसे माहौल में मैं पूछता हूं कि किसके लिए सरकार बनी है? और यह जो सरकार बनी है, उस सरकार का जो नारा है, वो नारा बड़े मजेदार है। पहले कहा विकास, और आजकल कह रहे हैं तैमूर तैमूर। तैमूर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। कितनी विडंबना है इस देश की। एक नवजात बच्चा पैदा लिया है, अभी बोलता भी नहीं है और खड़ा भी नहीं हुआ है, उसके नाम को लेकर के देश में इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया है। भाई, बच्चा उसका है, उसका नाम तैमूर रखे कि हनुमान रख दे, इसमें तुम्हारे बाबूजी का क्या जाता है? अब आपका बच्चा है, आप तय करेंगे कि उसका क्या नाम रखेंगे। तो ये लोग जो है आजकल विकास छोड़ करके तैमूर तैमूर चिल्ला रहे हैं। बात तैमूर की नहीं है, बात उस मानसिकता की है। मैं तो सोच रहा था कि अगर मेरी शादी हो तो मैं अपने बच्चे का नाम बलकरण रखूं। बलकरण के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्कूल में हम लोगों को एक कहानी पढ़ाई जाती थी कि एक छोटा बच्चा होता है और वो चाकू की धार को तेज कर रहा होता है। तो एक आदमी आकर के पूछता है कि धार क्यों तेज कर रहे हो? तो कहता है कि तैमूर लंक आने वाला है, उससे मैं युद्ध लड़ूंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि अपने बच्चे का नाम बलकरण रख लूं, शायद उससे मेरे बच्चे को शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, फ्री में इलाज हो जाए। साहब, नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम पे जो बवाल करते हैं, दरअसल उनको इंसान से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरा नाम तैमूर हो, कि मेरा नाम कन्हैया हो, कि मेरा नाम रूपा हो, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरे पास पेट है, मेरे पास भूख है, मेरे पास हाथ है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं उत्पादन कर सकता हूँ, समाज के अंदर अपना योगदान दे सकता हूँ। और जो हमारी भूख है, उस भूख को मैं बिता सकता हूँ, शिक्षा ले सकता हूँ, ज्ञान ले सकता हूँ, बुद्धि ले सकता हूँ। उस ज्ञान और बुद्धि से समाज को आगे बढ़ा सकता हूँ, देश को बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन सारी बहस नाम पर क्यों की जाती है? क्योंकि नाम से इनका धंधा बहुत चकाचक चलता है। पहले राम नाम के नाम पर चुनाव जीत गए, और आजकल तैमूर नाम पे चुनाव जीत जाना चाहते हैं। इसीलिए जो नारा इन्होंने दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो इसको भूल चुके हैं। महंगाई की बात नहीं करेंगे। बहुत हुई बेरोजगारी, हमको लाना है मोदी की सरकार, तो बेरोजगारी भूल चुके हैं। कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को भूल चुके हैं। ये जितने सवाल थे, इनको भूल करके आज ये किस सवाल पे वापस आ गए हैं? ये कहते हैं घर वापसी। इस देश के अंदर जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, उनको 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। ये इस सवाल पे आ गए हैं कि राम मंदिर हमको बनाना बहुत जरूरी है। मतलब इन्होंने एक मदारी की तरफ हम लोगों को ठग लिया है। मदारी क्या करता है? एक जो है निरीह भालू को जंगल से पकड़ लाता है,
और उसको अपने डमरू पे नचाता है और आप लोगों से पैसा ले लेता है। मेहनत करे भालू और पैसा कमाए मदारी। इस देश के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि इस देश के अंदर देश का नाम लेकर के, राष्ट्र का नाम लेकर के इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों को उनके हक अधिकारों से वंचित करके रखा जा रहा है। राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, यह राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, तेरा नाम लेकर अपना नाम को बढ़ाएगा, आगे बढ़ेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि राष्ट्र और देश देश के लोगों से बनता है। आप मुझे बताइए कि आप सब लोग जो बेगूसराय जिले के निवासी हैं, आपसे बेगूसराय है कि बेगूसराय आपसे है? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्थान का महत्व उस स्थान के ऊपर रहने वाले लोगों से होता है और वहां के जो लोग हैं उनकी जो हकीकत है उससे ही उस स्थान की पहचान होती है। अगर बेगूसराय जिले में राष्ट्र कवि दिनकर पैदा नहीं होते तो क्या बेगूसराय जिले को राष्ट्र कवि दिनकर की धरती कही जाती? अगर बेगूसराय जिले में राम शरण शर्मा पैदा नहीं होते तो क्या उस महान इतिहासकार की धरती बेगूसराय को कही जाती? बेगूसराय के लोग अगर अंग्रेजों के दांत खट्टे नहीं किए होते, रेलवे की पटरी उखाड़ा नहीं होता, ट्रेन को लूटा नहीं होता, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया नहीं होता, तो क्या बिहट की धरती को, बेगूसराय की धरती को बारदोली कहा जाता? बेगूसराय के लोग चाहे कोई भी झंडा उठा करके, जहां महिला और पुरुष की बराबरी की बात की गई, जहां लोग इसी ग्राउंड में एक साथ महिला पुरुष कबड्डी खेलते हैं, उस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ने वाले लोग थे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी भी स्थान की गरिमा वहां रहने वाले लोगों से होता है, उनकी समझ से होती है, उनकी बुद्धि से होती है और उनकी स्थिति से होती है। अगर आप देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप राष्ट्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, रोजगार की बात करनी पड़ेगी, महिलाओं के हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी, सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी, जिसमें इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं। चाहे हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा रंग कुछ भी हो, हमारी लिंग कुछ भी हो, हम सब इंसान हैं और हमारे अधिकार बराबर हैं। इस बराबरी के अधिकार की बात करनी होगी। राष्ट्र अपने आप में कोई अनोखा चीज नहीं होता है, राष्ट्र राष्ट्र के लोगों से बनता है। लेकिन इस देश के अंदर लोगों की हालत क्या है कि उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। कहा गया कि नोटबंदी करेंगे, 10-15 दिन की परेशानी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। नियम इतना तेजी से बदला गया जितना तेजी से गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता है। अभी 50 दिन पूरे नहीं हुए हैं, 62 बार से ज्यादा नियम को बदल दिया गया है। आप जो है, हो सकता है कि नियम पढ़ करके अखबार में बाथरूम जाए और बाथरूम से जब तक निकल करके आएंगे तब तक कोई नया नियम बन करके आ जाए। इतनी तेजी से नियम को बदला जा रहा है और जनता को जो परेशानी हो रही है, उस परेशानी पे क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि राष्ट्र हित में थोड़ी परेशानी उठा लीजिए। पहले राष्ट्र का हित करने के लिए लोगों को मेहनत देनी पड़ती थी, लोग अपना जान देते थे, अपनी काम को ईमानदारी से करते थे। किसान अनाज उपजाता था, ये उसकी राष्ट्रभक्ति थी। शिक्षक अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, ये उसकी राष्ट्रभक्ति थी। पत्रकार ठीक ढंग से पत्रकारिता करते थे, ये उनकी राष्ट्रभक्ति थी। जो जवान हैं वो सीमा पे शहीद होते थे, ये उनकी राष्ट्रभक्ति थी। लेकिन आजकल राष्ट्रभक्ति को करना बहुत आसान बना दिया गया है। कुछ मत कीजिए, चुपचाप जाइए, बैंक के लाइन में खड़ा हो जाइए और कोई भी पूछे कि क्या कर रहे हैं तो कहिए राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं। साहब, ये राष्ट्रहित का काम नहीं है। राष्ट्रहित का काम ये है कि जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको लाइन में खड़ा होने की बजाय अगर वही समय में वो किसी विद्यार्थी को जाकर के पढ़ा देते हैं, जो गरीब तबके का विद्यार्थी है उसको शिक्षा दे देते हैं, ये राष्ट्रहित का काम है। ये जो बिहट का बाजार है, 10 नौजवान जो नोट बदलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं,
वो 10 नौजवान उस समय में यदि बाजार में झाड़ू लगा देते हैं, ये राष्ट्रहित का काम है। इस देश के अंदर आजकल जो फिजूल चीज है उसको राष्ट्रभक्ति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं कि इस पे सवाल खड़ा कीजिए। यदि इस पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो आपके सामने तमाम चीजों को बड़े लोगों के हाथ में बेच दिया जाएगा और हम चुपचाप देखते रह जाएंगे। क्या कहा गया राष्ट्रहित के लिए कि चाइनीज सामान का बहिष्कार कीजिए। बेचारा चुनमुनिया बॉल बेचने वाला दीपावली में जो लोग खरीद करके अपने घर में लगाते थे, चांदनी चौक पे 20 फुटपाथ की दुकान होगी जो पटना सिटी से पटना से चुनमुनिया बॉल चाइनीज खरीद के लाता था और बेच करके दीपावली में कुछ पैसा कमाता था। इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो। सुन करके बहुत अच्छा लगा कि चाइना का सामान का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो नोटबंदी हुई और उसमें प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे पेटीएम करो, उस पेटीएम में जो पैसा लगा हुआ है 100 में से 40 रुपया चाइना का लगा हुआ है। जब जब आप कैशलेस इकोनॉमी के नाम पे पेटीएम करेंगे मोबाइल से, तब तक पैसा जो है वो चाइना खर्चेगा। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस के ऊपर बैन लगाने वाले सरदार वीर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका जो खर्चा है वो 3000 करोड़ रुपया है। और मजेदार बात क्या है कि राष्ट्रवाद के नाम पे बनने वाली यह मूर्ति जिसके द्वारा बनाई जा रही है वो कंपनी चाइना की है। मैं कहता हूं कि मूर्ति बनाना अच्छी बात है। आप पटेल की मूर्ति बनाइए, अंबेडकर की बनाइए, अशफाकुल्लाह खान की बनाइए, भगत सिंह की बनाइए, जिसकी बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन जितना रुपया आप मूर्ति बनाने में खर्चा करते हैं, उतना रुपया अगर आप बेरोजगारों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दे देंगे तो हजारों युवकों को रोजगार मिल जाएगा। ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। उतने पैसे में अगर आप नया एम्स खोल देंगे तो बिहार के लोग जो जनरल में धक्का खा करके इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बेगूसराय में ही एम्स खोला जा सकता है, वहीं ही लोगों का इलाज कराया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। जैसे बीजेपी ने बड़ी चालाकी से एक ऐसे आदमी को ला करके खड़ा कर दिया जो जहां जाता था वहीं जाकर के अपनी जात बदल लेता था। बिहार में अगर किसी ओबीसी की सभा में गया तो कहा मैं ओबीसी हूं। अगर किसी व्यापारियों की सभा में गया तो बोला मैं बनिया हूं। अगर किसी कच्छाधारियों की सभा में गया तो कहा मैं संघी हूं। अलग अलग जाकर के उसने अलग अलग भाषा बोली। और इस देश के जो गरीब लोग थे उनको लगा कि हमारे बीच का रहने वाला आदमी है। जैसे धोनी जब छक्का मारता है तो जो इस देश का मिडिल क्लास है उसको बहुत खुशी होती है कि एक नौकरी करने वाला का बेटा इंडिया का कप्तान बन गया है। उसी तरीके से जब चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, इससे गरीब लोगों को बहुत खुशी होती है। लेकिन जब वो चाय वाला का बेटा, जो कि चाय बेचा है कि नहीं बेचा है ये नहीं मालूम, वो आकर के देश बेचने लगा, तब लोगों को सोचना पड़ा कि हमने किसको वोट